हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश चंद्र पटेल। दोस्तों, लगातार मैं आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ और मैं पुनः एक बार बता दूँ कि मैं सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग पहलवान गुरुदीन प्रशिक्षण महाविद्यालय। दोस्तों, हम ये लेक्चर सीरीज के अंतर्गत आप लोगों के लिए अपनी हिंदी साहित्य के इतिहास की श्रृंखला का अगला वीडियो जो रीतकाल से संबंधित है, आज हम अभी आपको रीतकाल पर और रीतकाल के नामकरण, समय और उसकी तात्कालिक जो परिस्थितियाँ थी उस परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं और वीडियो को प्रारंभ हम सबसे पहले इसके समय से प्रारंभ करते हैं। रीतकालीन जो समय है वह समय 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत माना जाता है और यह समय ईसवी सन के अनुसार देखा जाए तो 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी का समय माना जाता है। अब ये 200 वर्षों का इतिहास जो है, 200 वर्षों का हिंदी साहित्य जो है, इस साहित्य के अंतर्गत बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है। जहाँ भक्तकालीन साहित्य अपनी स्वर्णिम गाथा लिख रहा था, वहीं रीतकालीन साहित्य श्रृंगार के घरोंदे में इस तरीके से दुबक गया, इस तरीके से छुप गया, जहाँ से साहित्य काफ़ी कमज़ोर दिखाई पड़ता है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं रीतकालीन साहित्य के नामकरण की। रीतकालीन साहित्य जो हमें 200 वर्षों का साहित्य दिखाई पड़ता है, उसको विद्वानों ने अलग अलग नाम से पुकारा है, अलग अलग नाम देने का प्रयत्न किया है और वह प्रयत्न कुछ इस प्रकार से है। जैसे कि डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन इसे रीत काव्य के नाम से अभिहित करते हैं और मिस्र बंधुओं ने मिलकर के इसे अलंकृत काल की संज्ञा दी है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतकाल का नाम दिया है और वह नाम सर्वमान्य रूप से स्वीकार है और उसको एक काल के रूप में स्वीकार किया जाता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल की संज्ञा दी है और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाकाल की संज्ञा दी है और त्रिलोचन जी ने इसे अंधकार काल की संज्ञा दी है। तो जैसा कि अगर हम सारे नामों पे एक प्रकार से गंभीरता से विचार करके देखें तो हमें ऐसा प्रतीत होता है, त्रिलोचन जी का विचार, उनका नामकरण उठाकर देखा जाए, अंधकार काल अर्थात जिस समय या जिस परिस्थिति में कुछ भी ना स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े और उस 200 वर्षों का साहित्य, हिंदी साहित्य के अंधकार काल का साहित्य स्वीकार करते हैं। हालांकि इस काल में जो इस कालक्रम की रीतकाल की पहली रचना मानी जाती है, उस क्रम में भी विद्वानों में अलग अलग मत हैं। अलग अलग कालक्रम की दृष्टि कृपाराम को इस काल का पहला कवि माना जाता है, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र केशवदास को मानते हैं और रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि को मानते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो कालक्रम की दृष्टि केशव और कृपाराम है और फिर उसके बाद नगेंद्र के अनुसार केशवदास और रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार चिंतामणि जी हैं, जो एक जहाँ से कहने का तात्पर्य कि अखंड परंपरा यानी अनवरत रीतकालीन परंपरा का प्रारंभ होता है। अब यहाँ देखना है कि जो परिस्थितियाँ
जनरेट हुई जो परिस्थितियाँ सामने हमारे दिखाई पड़ी, उन परिस्थितियों में हम देखें तो हमें मिलती हैं राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक। क्योंकि आर्थिक परिस्थितियों का मूल्यांकन करना बड़ा दुर्लभ लगता है जब एक विदेशी शासक हों या ऐसे समाज के बीच कोई एक नए समाज का शासक हो या उसको नियंत्रित करने वाला कोई नियंता हो, तो वहाँ पे आर्थिक परिस्थितियों का मूल्यांकन दुर्लभ होता है। फिर जैसे कि राजनीतिक परिस्थितियों में अगर ईसवी सन को हम दृष्टिकोण में रख के देखें तो 1643 ईस्वी का समय जो है वह भारतीय साहित्य और भारतीय समाज दोनों को आच्छादित करता है, दोनों को पूरी तरीके से अपनी गिरफ्त में रखता है। और वह मुगल काल अपने पराकाष्ठा पर है और मुगल कालीन समय अपनी उच्चता पर है। और इस समय, इस परिस्थिति में जो महत्वपूर्ण चीज़ हमें सामने दिखाई पड़ती है, उस महत्वपूर्ण चीज़ में हम यह मान सकते हैं या यूँ कह सकते हैं कि वह समय अकबर का समय व्यतीत हो चुका होता है 1605 ईस्वी में। उसके तदोपरांत हम देखते हैं कि जहांगीर शाहजहाँ के शासन और उनके पुत्रों और उनकी पत्नी या पारिवारिक कला के बाद 1658-59 में जब 1660 ईस्वी 59 ईस्वी के आसपास औरंगजेब गद्दी पर आता है, औरंगजेब को सत्ता प्राप्त होती है, तो कहीं ना कहीं देखें तो भारतीय जो साहित्य है वह भी प्रभावित होता है। क्योंकि यह घोर श्रृंगारिकता, विलासिता, कामुकता का दौर चल पड़ा है, जो साहित्यकार भक्तिकाल में समाज के लिए यूँ कह लें कि समाज के तरह तरह की बुराइयों से लड़ने के लिए वह अपने घर तक नहीं पहुंचता था, घर नहीं जा पाता था या उसका कोई निश्चित आश्रय नहीं था। वहीं पे शीतकालीन साहित्य इस तरीके से आच्छादित हो जाता है विलासिता की ओर, श्रृंगारिकता की ओर, कि उसे समाज में होने वाली समस्याएं, दुखों और संकट के बारे में कोई ज्ञान नहीं रह जाता है। अर्थात पूरा का पूरा जो हमारा रीतकालीन साहित्य है वह दरबारी साहित्य के रूप में या राजा रजवाड़ों के साहित्य बनकर रह जाता है। बड़ा दुखद है। और इस तरीके से देखते हैं कि अकबर के काल में, अकबर के कुछ बाद तक के समय में कला साहित्य का बहुत विकास होता है, बड़ी उच्चता प्राप्त होती है, उत्कृष्ट साहित्य की रचना होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है कहीं ना कहीं से वो परिस्थितियाँ बदलती हैं और उन परिस्थितियों में यह देखने को मिलता है कि हालांकि मुगल पूरी तरीके से वह सत्ता पर काबिज है, लेकिन छोटे मोटे जो शासक हैं, उनके भारतीय शासक हैं, उनकी कहीं कोई गणना नहीं है, कोई उनकी गिनती नहीं होती है कहीं पर। फिर भी जितना डेवलपमेंट, जितने भी विकास हमें दिखाई पड़ते हैं, वह चाहे काव्य कला का हो, चाहे चित्रकला हो, स्थापत्य कला हो, संगीत हो, वह वास्तव में काफ़ी उच्च कोटि का दिखाई पड़ता है। लेकिन इसी बीच जैसे अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह इत्यादि के आक्रमणों से देश में हो रहे जो नैतिक बल था वह धीरे धीरे क्षीण हो रहा था, वह कमज़ोर पड़ रहा था और छोटे छोटे जो मुगल सत्ता थी उससे भी लोग
अलग हो रहे थे और अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर रहे थे। और जिस तरीके से मुग़ल अपने अंतिम दिनों में अपने, जैसे औरंगज़ेब का समय प्रारंभ होता है तो अविश्वास और उत्तरदायित्वों के प्रति विश्वसनीयता खो चुका होता है, और ऐसे अविश्वासी माहौल में साहित्य सृजन भी पतित हो रहा था। और कहीं न कहीं से पूरा अशासक वर्ग, सामंत वर्ग और दरबारों में घुसा कवि, रचनाकार भी उन्हीं की भांति विलासी और कामुक हो चुका था। इस तरीके से समाज का जो दृश्य दिखाई पड़ता है वह उस समय का साहित्यकार बिल्कुल अपनी उस सामाजिक दृष्टिकोण से हट गया था जो एक समाज के दर्द को, मर्म को और सामाजिक कर्तव्य का निर्वाह करने में विफल होगा। इस तरीके से जो हिंदू मुस्लिम वैमनस्य थे, जो हिंदू और मुस्लिमों के बीच संघर्ष, प्रतिस्पर्धा थी, उसके कारण भी साहित्य में गिरावट आई। और जो दरबारों के अंदर, राजघरानों के अंदर, महलों के अंदर रहकर रचना करने वाले कवि, साहित्यकार थे, उनकी रचनाओं में ऐसी चीज़ें या ऐसे व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं जिनसे यह प्रतीत होता है कि ये समाज की मुख्यधारा से अलग हो चुके हैं। लगातार इस तरीके का राजनीतिक परिदृश्य जो था वह एक नई सामाजिक संरचना या नई सामाजिक परिस्थितियों को जन्म देता है। इस सामाजिक परिस्थिति के मध्य यह देखने को मिलता है कि संपूर्ण वातावरण, संपूर्ण जो माहौल है उसमें नैतिक गिरावट स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इस नैतिक गिरावट के जो प्रमुख कारण थे वह प्रमुख कारण था औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता, और उस असहिष्णुता के फलस्वरूप जो हिंदू और मुस्लिमों के बीच वैमनस्य था उसकी खाई और गहरी होती जा रही थी और बढ़ती जा रही थी, और सर्वत्र चारों तरफ अराजकता का माहौल था। उस अराजकता के बीच जो हमारा सामाजिक तंत्र था, जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी, वह भी टूटती हुई नैतिक रूप से पतित होती चली गई। और पूरी तरीके से जो दोनों जातियां या हिंदू मुस्लिम थे और उनके अंदर जो नैतिकता थी वह बिल्कुल पतित हो चुकी थी, बिल्कुल जर्जर हो चुकी थी। जनता में अशिक्षा और रूढ़ियाँ और अंधविश्वास कूट-कूट कर भी भरे थे, और समाज में बाल विवाह, बहु विवाह जैसे बहुत सारी समस्याएं जन्म ले रही थी, और उसके पीछे का बहुत सारा कारण है मुस्लिमों का आना और मुस्लिमों के हिंदुओं के प्रति बदलती बिगड़ती सोच। हालांकि अकबर के समय तक काफ़ी सुदृढ़ थी स्थिति, लेकिन उसके बाद बहुत तेज़ी से बिगड़ी। इसी तरीके से हम धार्मिक परिवर्तन देखते हैं। धार्मिक परिवर्तन भक्तकालीन जो धर्म था, जो ईश्वर था, वह अगम था, अगोचर था। उसका स्वरूप बहुत ही अनुपम था, लेकिन वह अदृश्य स्वरूप भक्ति काल में कहीं न कहीं विकृत होकर के वह बाह्य रूप में आ गया, और वह रास श्रृंगार या कृष्ण प्रेम के माध्यम से फूहड़ता का रूप धारण कर लिया। और इस कृष्ण के प्रेम को ईश्वरीय प्रेम से जोड़ते हुए उसको मानवीय प्रेम में परिवर्तित करके उसमें गहरी फूहड़ता को जन्म दिया। इस प्रकार से जो राधा कृष्ण का अनुराग था, प्रेम था,
उनकी प्रेम लीलाओं का जनमानस को अपने और अत्यधिक रूप में आकृष्ट किया। और यहाँ धीरे धीरे उनकी लीलाएं ही लौकिक श्रृंगार के चरम पर पहुँच गई, अर्थात उस ईश्वरीय प्रेम को मानवीय प्रेम में बदल दिया गया। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि एक जो नैतिक पतन की पराकाष्ठा थी वह यहाँ पे देखने को मिलती है। इसी तरीके से हम देखते हैं साहित्यिक पृष्ठभूमि भी काफ़ी कुछ बदलती है। तो साहित्यिक पृष्ठभूमि को देखने के लिए हम शीतकालीन साहित्य में जो वहाँ के कवियों की सोच है उसको हम एक पंक्ति में व्यक्त करना चाहते हैं कि आगे के कवि रिझें तो कविताएं, नहीं तो राधा कृष्ण सुमरन को बहाना है। अर्थात इस तरीके का जो सामाजिक नैतिक पतन हो रहा था वह सामने आता है। दूसरी जो इसकी अंतिम महत्वपूर्ण विशेषता रही, जो साहित्यिक परिवर्तन दिखाई दिया, वह इस तरीके से था। इस युग के काव्य पर पूर्व प्रचलित साहित्य की प्रवृत्तियों का प्रभाव परिलक्षित होता है, दिखाई पड़ता है। अर्थात एक और जहाँ संस्कृत साहित्य के रीति ग्रंथों का प्रभाव दिखाई पड़ता है, वहीं दूसरी ओर फारसी साहित्य की श्रृंगारिकता और उससे जुड़े तमाम चीज़ों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। और परिणाम स्वरूप हम इस युग में दो प्रकार के साहित्य को फलते फूलते हुए देखते हैं। एक राजाश्रय या राजाओं के आश्रय में प्राश्रित साहित्य को देखते हैं, और इस प्राश्रित साहित्य में जिनमें राजाओं और उनके विलासितापूर्ण जीवन का उल्लेख होता है। और दूसरा साहित्य हम देखते हैं जिस साहित्य के अंतर्गत हमें मिलता है, हमें प्राप्त होता है कि यहाँ पे जो संस्कृत साहित्य या लक्षण ग्रंथ या अन्य ग्रंथों की जो रचनाएं हुई, जिसे कि छंद को लेकर, रस को लेकर इत्यादि प्रकार की रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जितने परिवर्तन हैं, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, उसको हमने देखा। हम पुनः अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, और हम तब तक के लिए आप सबसे विदा होते हैं। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। फिर पुनः मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।